हेलो दोस्तों, चलिए तो अब है यहाँ पे हम ऑडिट के अंदर काफ़ी सारे लेक्चर हम कंप्लीट कर चुके हैं। मतलब कि पॉइंट वाइज हम वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं हमारे ऑडिट ट्रिक के अंदर। ठीक है, तो ऑडिट ट्रिक के अंदर हम काफ़ी सारे पॉइंट्स कवर कर चुके हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। चैप्टर 1 आपका चल रहा है। ठीक है, प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में, हर एक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आपको कोई भी टॉपिक में दिक्कत है तो हमने वीडियोज़ टॉपिक वाइज ही बनाए। ठीक है, तो कोई भी टॉपिक में दिक्कत है, चैप्टर 1 के कोई भी टॉपिक में हमने ऐसे मॉड्यूल के टॉपिक के हिसाब से उठाए। जैसे कि ये पॉइंट नंबर 1 है। ठीक है, इसके बाद ये पॉइंट नंबर 2 है। तो उस तरीके से हमने टॉपिक उठाए और उस तरीके से आपको वीडियो प्रोवाइड किए। ठीक है, तो प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जिस भी टॉपिक में आपको दिक्कत आती है तो वो आप स्पेसिफिकली ओपन कर सकते हैं, या फिर आप सारे के सारे वीडियोस जो है वो देख सकते हैं प्लेलिस्ट के हिसाब से। ठीक है, इस वीडियो में हम यहाँ पे कवर अप करेंगे पॉइंट नंबर 7 आपका आईसीए मॉड्यूल का। ठीक है, पॉइंट नंबर 7 जो कहता है इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास में। ठीक है, और एक चीज़ यहाँ पे मैं बता दूँ कि ये जो टॉपिक है वो पास्ट ईयर में कब कब पूछे गए हैं। जैसे कि एमटीपी में पूछा जा सकता है, आरटीपी में, पास्ट पेपर में। तो हमने कुछ नया एडिशन किया है। आप देखेंगे हर एक वीडियो के कमेंट बॉक्स में हमने इस चीज़ को ऐड कर दिया है। आप अगर देखेंगे लास्ट वीडियो जो हमने यहाँ पे प्रोवाइड किया है, काफ़ी सारे वीडियो प्रोवाइड किए, जैसे कि ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट। ठीक है, इसके बाद इंटर डिसिप्लिनरी नेचर ऑफ द ऑडिट, इसके बाद यहाँ पे मीनिंग एंड नेचर ऑफ द ऑडिट। तो ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक के वीडियोस हमने सेपरेटली प्रोवाइड किए। उस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप देखेंगे तो आपको वो चीज़ मिल जाएगी कि ये टॉपिक कौन से साल में एमटीपी आरटीपी में पूछा गया था। इवन लेटेस्ट आरटीपी May 24 का भी कवर है, और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वो भी हम इसी चीज़ में ऐड करते जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लेटेस्ट जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको ऐड कर दिया गया है। ठीक है, एडिशनल आप बेनिफिट कह सकते हैं इस चीज़ को, जो हमने प्रोवाइड कर दिया है। ठीक है, तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी आप देखेंगे तो कमेंट बॉक्स में आपको इस चीज़ कब कब पूछी गई थी ये भी देखने को मिल जाएगी। ठीक है, ये ऐड ऑन कर दिया जाएगा हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, हर एक वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए तो इसे आगे बढ़ाते हैं। इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट। ठीक है, सबसे पहले कुछ इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ है, उसके बाद मैं आपको इसका की दे दूंगा। ठीक है, तो किस तरीके से याद करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखें तो नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। ठीक है, इसके बाद सेकंड पॉइंट है नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। थर्ड पॉइंट है आपके पास में नॉट इन नेचर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इसके बाद फोर्थ पॉइंट टाइमलीनेस ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड डिक्रीज इन रेलिवेंस ऑफ द इंफॉर्मेशन ओवर अ टाइम। ठीक है, और फिफ्थ पॉइंट है आपका फ्यूचर इवेंट। ठीक है, टोटल 5 पॉइंट है और जिसे हमें पहले समझना है। ठीक है, ऊपर ऊपर से समझेंगे क्योंकि ये ऑडिट ट्रिक सीरीज़ है, तो मैं आपको सिंपली इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, और याद कैसे करना है डायरेक्टली वही हम चीज़ें डिस्कस करते हैं, जो कि मैं आपको ऑलरेडी ये चीज़ बता चुका हूँ। ऑडिट सीरीज़, ट्रिक सीरीज़ जो हमारी है उसमें हम क्या करते हैं ऑलरेडी हम फर्स्ट वीडियो में बता चुके हैं। ठीक है, चलिए तो इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट। सबसे पहले तो इस पर क्वेश्चन किस तरीके से आता है, या तो आपको डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा कि इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट बताइए, या फिर दूसरा केस स्टडी बना के आपको पूछा जाएगा कि एज एन ऑडिटर यहाँ पे आप बताएंगे कि ऑडिट में कौन कौन सी इनहेरेंट लिमिटेशन होगी। ठीक है, पहले केस स्टडी देंगे और फिर लास्ट में ऐसा कुछ यहाँ पे बताया जाएगा कि आप एक ऑडिटर है और आप बताएंगे कि ऑडिट का क्या क्या इनहेरेंट लिमिटेशन होता है। तो केस स्टडी पढ़ के आपको उसका आंसर यही लिखना होता है बेसिकली। नॉर्मली ऐसी केस स्टडी पूछी जाती है जहाँ पे लास्ट में आपको डायरेक्ट आंसर ही बता दिया जाता है कि आपको क्या पूछा गया है और क्या लिखना है। नॉर्मली ऐसी इंटर लेवल पे पूछी जाती है केस स्टडी। ठीक है, अच्छा, और तीसरा क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है। दो क्वेश्चन तो मैंने बता दिया, या तो डायरेक्ट पूछ लेंगे, दूसरा केस स्टडी। तीसरा एक इस तरीके से पूछा जाता है कि एज एन ऑडिटर आप जो है यहाँ पे बिजनेस के अंदर रिस्क को ज़ीरो नहीं कर सकते। ठीक है, इसके कुछ लिमिटेशंस है, ये एक्सप्लेन करिए। इस तरीके का क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है आरटीपी एमटीपी पास्ट पेपर में। ठीक है, तो क्या पूछा जाता है, कहता है कि एज एन ऑडिटर हम बिजनेस के रिस्क को ज़ीरो नहीं कर सकते। इवन हम ऑडिट कर रहे हैं फिर भी हम बिजनेस के रिस्क को ज़ीरो नहीं कर सकते। इसकी कुछ लिमिटेशंस है, उस लिमिटेशन को एक्सप्लेन करिए। तो उस एक्सप्लेनेशन में भी ये 5 पॉइंट आपको लिख के आने हैं। ठीक है, सबसे पहले ऊपर ऊपर से इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं पांचों पॉइंट की। ठीक है, फटाफट से देखेंगे, यहाँ पे कोई डिटेल नहीं डिस्कस करेंगे। उसके बाद ट्रिक मैं दे दूंगा आपको कि कैसे याद करना है। ठीक है, नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में मैंने आपको देखिए फर्स्ट 2 पैराग्राफ आपको रीड करने हैं और लिखने हैं। थर्ड पैराग्राफ आपको सिंपली रीड करना है एक आध बार। ठीक है, क्योंकि एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से है, आप यहाँ पे इसे आंसर में कोई लिखने की ज़रूरत नहीं। आंसर में कितना लिखना है, सिर्फ और सिर्फ ये 2 पैराग्राफ। ठीक है, फर्स्ट पैराग्राफ में कहता है कि सर आपके पास में फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो प्रिपेयर हो रहा है, हम यहाँ पे हेडिंग क्या है, नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। ठीक है, तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो प्रिपेयर करना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, मैनेजमेंट की। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ अपने प्रीवियस वीडियो में। तो मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, और मैनेजमेंट अपने जजमेंट के हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करता है। अब जजमेंट में क्या क्या इन्वॉल्व होता है, तो एक एग्जाम्पल दूँ
कि अकाउंट जो प्रिपेयर हो रहे हैं उसमें हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। ये ऑब्वियसली मैनेजमेंट वगैरह काम करेगा, तो डेप्रिसिएशन दो तरीके से होता है मेनली, एसएलएम और डब्ल्यूडीवी। तो ये किस तरीके से कैलकुलेशन करना है ये मैनेजमेंट के जजमेंट के ऊपर है, ठीक है। मैनेजमेंट डिसाइड करेगा कि डब्ल्यूडीवी लेना है, एसएलएम लेना है, ठीक है। तो इन शॉर्ट में ये एग्जाम्पल एक मैंने आपको दिया जिससे ये साबित होता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करना ये कंप्लीटली डिपेंड करता है जजमेंट ऑफ द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का जजमेंट जो जिस तरीके से रहेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट उस तरीके से प्रिपेयर होंगे, ठीक है। क्योंकि प्रिपेयर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मैनेजमेंट की है। ऑडिटर का क्या काम है? ऑडिटर का काम ये है कि जो ये आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करा है उसमें कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट वगैरह तो नहीं है, ये देखना ऑडिटर का काम है, ठीक है। प्रिपेयर करना मैनेजमेंट का काम है, ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ अपने प्रीवियस अपने वीडियो लेक्चर में पार्ट में, ठीक है। दिस जजमेंट में इन्वॉल्व सब्जेक्टिव डिसीजन और डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी। ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से खूब पूछा जाता है कि जो आपके पास में क्वेश्चन इस तरीके से होता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मैनेजमेंट की है और ऑब्वियसली उनके जजमेंट पे ही डिपेंड करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का प्रिपरेशन, ठीक है। तो यहाँ पे इतना लिखा जाता है और फिर आपको पूछा जाता है कि जजमेंट जो है वो कैसा होता है, ठीक है। फिर एमसीक्यू दे देगा, ठीक है। या फिर ट्रू फॉल्स में भी पूछा जाता है, ट्रू फॉल्स में कुछ गलत सेंटेंस आपको दिया जाता है और फिर आपको बताना होता है कि क्या ये सही है या फिर नहीं। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये फर्स्ट पैराग्राफ है कि जजमेंट जो है वो आपका इन्वॉल्व करता है सब्जेक्टिव डिसीजन। जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल दिया कि डेप्रिसिएशन जो है कैसे कैलकुलेट करना है, ये डिसीजन जो है मैनेजमेंट लेता है। और डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी, ऑब्वियसली जजमेंट जो है वो हमारा लिया जा सकता है लेकिन इसमें अनसर्टेनिटी तो होती है। काफ़ी सारे बिजनेस जो है वो हमारे हिसाब से गोल सेट करते हैं, डिसीजंस लेते हैं, तो ऐसा ज़रूरी तो नहीं कि हर एक बिजनेस सक्सेस लेगा। काफ़ी सारे बिजनेस जो है अनसक्सेसफुल होकर बंद भी हो जाते हैं, तो अनसर्टेनिटी तो है ही, ठीक है। जहाँ पे जजमेंट और डिसीजन है अनसर्टेनिटी तो रहेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे जजमेंट इन्वॉल्व दो पॉइंट, सब्जेक्टिव डिसीजन एंड डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी, ठीक है। इसी के कारण अनसर्टेनिटी है, सब्जेक्टिव डिसीजन, इसी के कारण कहा जाता है कि सर ऑडिटर कभी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो ऑडिट करेगा तो उस टाइम पे ऑडिटर कभी भी एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दे पाएगा। एब्सोल्यूट एश्योरेंस का मतलब होता है 100% गारंटी, ठीक है। कभी भी ऑडिटर 100% गारंटी नहीं दे पाता, क्यों? क्योंकि इसमें अनसर्टेनिटी है। तो ऑब्वियसली ऑडिटर जो है वो कौन सा यहाँ पे एश्योरेंस देगा, तो वो है रीजनेबल एश्योरेंस, ठीक है। ऑडिटर ऑलवेज रीजनेबल एश्योरेंस देता है, एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दे पाएगा, ठीक है। तो ऑडिट क्यों किया जाता है? ऑडिट करने का कारण ये होता है कि मैनेजमेंट जो है वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने की पूरी करे। और ऑडिट का कारण ये होता है करने का कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एप्लीकेबल एफआरएफ, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, एफआरएफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के हिसाब से बने हैं या फिर नहीं, ये चेक भी हो जाए ताकि मैनेजमेंट कोई इसमें फ्रॉड ना करे। तो ऑडिट का काम बेसिकली ये होता है, ठीक है। फ्रेमवर्क, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क का मतलब तो आपको वैसे भी पता होगा। एक एग्जांपल दे दूँ तो शेड्यूल 3, ठीक है। कंपनीज एक्ट में जो शेड्यूल 3 है जिसके हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर होते हैं, तो ये एक रूल होता है। बेसिकली फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क का मतलब होता है एक रूल कि जिसके हिसाब से आपको अपने स्टेटमेंट को प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो ये आपका फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क होता है, ठीक है। तो ये आपका था नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। इसके बाद सेकंड पॉइंट निकल के आता है नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। ऑडिट प्रोसीजर में सेपरेट क्वेश्चन खूब पूछे गए पास्ट ईयर में। कहता है कि प्रैक्टिकल और लीगल लिमिटेशन, दो तरीके की लिमिटेशन होती है जब हम ऑडिट को प्रोसीड करते हैं, ठीक है। यहाँ पे कहता है कि सबसे पहले तो हमें सारे जो प्रोडक्ट होते हैं बिजनेस के एज एन ऑडिटर हमें चेक करने होते हैं। तो अब एक एक प्रोडक्ट तो हम चेक नहीं कर पाएंगे, तो इसके लिए ऑडिटर क्या करता है? ऑडिटर जो है सैम्पलिंग करता है, ठीक है। जैसे कि 100 प्रोडक्ट हमारे पास में पड़ी हो तो उसमें से एक उठा के हम चेक कर लेते हैं कि हाँ जी बिल्कुल सही है या फिर नहीं। तो इन शॉर्ट यहाँ पे क्या कहा गया? मैंने कहा सैम्पलिंग की जाती है, ठीक है। और उसके हिसाब से अंदाज़ा लगाया जाता है कि हाँ जी प्रोडक्ट सारी सही होगी। तो यहाँ पे हम एक एक प्रोडक्ट को चेक नहीं कर पाते, ठीक है। इसकी एक लिमिटेशन है, इसका कारण है कि यहाँ पे हर एक प्रोडक्ट को चेक नहीं किया जाता। हर एक प्रोडक्ट चेक करने में तो सालों लग जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एज एन ऑडिटर हम क्या करते हैं? सैम्पलिंग, ठीक है। एक सैंपल उठा लेते हैं और चेक कर लेते हैं, उसी के हिसाब से हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि बाकी के सारे प्रोडक्ट भी ऐसे ही होंगे, ठीक है। तो ये इसे कहा गया कि एक तरीके से ये प्रैक्टिकल लिमिटेशन है, ठीक है, कि हमें सैंपल से ही काम चलाना पड़ेगा, एक एक प्रोडक्ट को हम नहीं दे सकते, ठीक है। तो एक सेपरेट क्वेश्चन पूछा गया है, पास्ट ईयर में काफ़ी पूछे जाते हैं एमटीपी आरटीपी में, ठीक है, कि प्रैक्टिकल लिमिटेशन जो है ऑडिट के अंदर देखने को मिलती है, इसे एक्सप्लेन करिए। तो 1-2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको सिंपली यहाँ पे क्या करना होता है? आपको सिंपली ये सैंपल वाला एग्जाम्पल देना होता है और फिर लास्ट में आपको यही चीज़ लिख के आ जानी होती है कि एज एन ऑडिटर ये आपका प्रैक्टिकल लिमिटेशन देखने को मिल जाता है, ठीक है। इसके अलावा दूसरा एक और क्वेश्चन खूब पूछा गया है कि लीगल लिमिटेशन ऑडिट में देखने को मिलती है, इसे एक्सप्लेन करिए। देखिए लीगल लिमिटेशन तो बहुत ज़्यादा पूछा गया है, ये पॉइंट खूब बहुत ज़्यादा पूछा गया है। कहता है कि सर मैनेजमेंट जो है वो हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, हमें मतलब कि ऑडिटर को, ठीक है। हमें ऑडिट करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, तो ऑब्वियसली फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है मैनेजमेंट को हमें प्रोवाइड करनी चाहिए। अब यहाँ पे दिक्कत ये आती है कि मैनेजमेंट हो सकता है कि पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड ना करे। तो मैं ये कह रहा हूँ
कि मैनेजमेंट जो है वो फ्रॉडुलेंटली या फिर बाय मिस्टेक, ठीक है, फ्रॉडुलेंटली या फिर बाय मिस्टेक, ठीक है, आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड ना करे, प्रोवाइड करे तो गलत प्रोवाइड करे, ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पे एज एन ऑडिटर हम जो है, ये तो आपका जो है कह कह सकते हैं कि आप ऐसे भी प्रद्युमन की तरह वर्क नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक और लिमिटेशन इसकी डाल दी गई है कि एज एन ऑडिटर ऑडिट वर्क के दौरान आप इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पाएंगे। आप यहाँ क्या नहीं कर पाएंगे, इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पाएंगे, मतलब कि आपको कोई इन्फॉर्मेशन गिवन मैनेजमेंट में दिया, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैनेजमेंट ने आपको कोई इन्फॉर्मेशन दिया, आपको लग रहा है कि इसमें कुछ गलती है, मुझे यहाँ पे इसे डिटेल जानना है कि ये इन्फॉर्मेशन सही है या फिर नहीं, इसे डिटेल में जानना है, तो आप ये नहीं कर पाएंगे, ठीक है। बस आपको इन्फॉर्मेशन मिली है, आपको उसे चेक करना है, अगर आपको लगता है कि इसमें कोई गलती है तो आप केवल और केवल जो रिपोर्ट करना होता है वो रिपोर्ट में आप लिख देंगे कि मुझे यहाँ पे कोई गलती लग रही है, मुझे ये लग रहा है, लेकिन आप डिटेल इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पाएंगे, ये इसकी लिमिटेशन है, ठीक है। और इसी की वजह से आप यहाँ पे डिटेल इन्वेस्टिगेशन तो कर नहीं पाएंगे, तो मैनेजमेंट जो है वो आपको हो सकता है कि गलत इन्फॉर्मेशन दे, और इस गलत इन्फॉर्मेशन की वजह से जो ऑडिट में जो ओपिनियन प्रोवाइड करना होता है वो ओपिनियन में गलती हो सकती है। तो इस गलती को यहाँ पे जो है शील्ड दिया गया है, मतलब कि यहाँ पे लीगल लिमिटेशन बोला गया है कि एक और लीगल लिमिटेशन होती है कि मैनेजमेंट जो है वो सही इन्फॉर्मेशन ना प्रोवाइड करे तो हो सकता है कि हमें कोई मिस्टेक लगे, ठीक है। तो ये एक लीगल लिमिटेशन भी रहती है यहाँ पे। इसके बाद थर्ड पॉइंट इन्वेस्टिगेशन, जो मैं आपको बता चुका हूँ, ये भी आपका जो है एक केस स्टडी में पूछा जाता है कि इन्वेस्टिगेशन आपके पास में एक ऑडिट जो है वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है या फिर नहीं, मतलब कि ऑडिट में हम इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं या फिर नहीं, तो आंसर इज़ नो। ऑडिट में केवल और केवल छोटी मोटी इंक्वायरीज आप कर सकते हैं, लेकिन इन्वेस्टिगेशन आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। एज एन ऑडिटर आप कभी भी इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पाएंगे, और इन्वेस्टिगेशन ना करने के कारण ही ऑडिटर ऑलवेज जो है रीजनेबल एश्योरेंस ही देता है, एब्सोल्यूट एश्योरेंस कभी भी नहीं देता। इसके बाद टाइमलीनेस आपके पास में सीधी सी बात है कि जो हम यहाँ पे कहना ये चाहता है कि डिटेल जो होती है हमारे पास में, इन्फॉर्मेशन जो होती है, ठीक है, जैसे जैसे टाइम चलता गया ओल्ड इन्फॉर्मेशन का जो रेलिवेंस है वो कम होता चला जाता है, ठीक है। तो पहले की जो इन्फॉर्मेशन है उसकी इन्फॉर्मेशन का जो रेलिवेंस है टाइम चलते चलते उसका रेलिवेंस कम हो जाता है, ये आपका एक पॉइंट है, ठीक है। और इसके बाद फ्यूचर इवेंट, तो ऑब्वियसली आपका ये एक कोविड जो है 19, ये आपके पास में बेस्ट एग्जांपल रहता है कि भाई ऐसे फ्यूचर में इवेंट हो सकते हैं जिसकी वजह से जो है बिज़नेस बंद हो जाए। जैसे कि एक एग्जांपल दूँ कि अभी फ़िलहाल जो बिज़नेस चल रहा है, उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखकर ऑडिटर ने कहा कि बिज़नेस में प्रॉफ़िट अच्छा खासा हो रहा है, तो बिज़नेस जो है वो सालों-साल तक चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बिज़नेस चलता रहेगा क्योंकि प्रॉफ़िट अच्छा खासा हो रहा है। लेकिन कोविड आया और जिसमें बिज़नेस ने खूब लॉस किया और इसकी वजह से बिज़नेस बंद हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ऑडिटर ने क्या कहा था, ऑडिटर ने तो तब का फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखा और कहा कि बिज़नेस जो है वो सालों-साल तक चलेगा क्योंकि प्रॉफ़िट अच्छा खासा हो रहा है। लेकिन कोविड आ गया, अब किसको पता है कि फ्यूचर में कोविड आने वाला है, तो ये एक फ्यूचर इवेंट है, ठीक है। ये भी एक तरीके से लिमिटेशन है ऑडिट की कि फ्यूचर इवेंट की वजह से कोई चेंजेस आ जाए तो इसमें ऑडिट का ओपिनियन जो है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। मतलब कि हमने तो जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखकर बताया था कि बिजनेस चलेगा, लेकिन फ्यूचर में ऐसा कुछ हो गया जिसकी वजह से बिजनेस बंद हो गया, तो इसमें ऑडिटर की कोई गलती नहीं है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे कहा जाता है कि ऑडिटर कैन नॉट प्रोवाइड अ गारंटी दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मटेरियल स्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड एंड एरर, ठीक है। इसमें कोई गलती हो, फ्रॉड हो, तो वो उसके लिए ऑडिटर गारंटी नहीं देगा, क्योंकि हम इन्वेस्टिगेशन तो वैसे भी नहीं कर सकते। अगर मैनेजमेंट फ्रॉडुलेंटली कोई इन्फॉर्मेशन देगा जिसकी वजह से पूरे का पूरा ऑडिट में गलती हो गई, तो ऑडिटर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ठीक है। हाँ, ऑडिटर के स्कोप में कुछ आता था और ऑडिटर ने अपने हिसाब से पूरे का पूरा काम नहीं किया है, तो उसके लिए ऑडिटर रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन ऑडिटर ने अपने तरीके से पूरे का पूरा काम कंप्लीट कर दिया है और फिर यहाँ पे देखा गया कि मैनेजमेंट ने गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी थी, तो उसके लिए ऑडिटर रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा, ठीक है। ये 5 लिमिटेशन है। अब मैं यहाँ पे ट्रिक आपको प्रोवाइड कर दूँ कि इनहेरेंट लिमिटेशंस के लिए क्या ट्रिक है। तो आप यहाँ पे शॉर्टकट याद रखेंगे, फ्यूचर फियाट। क्या याद रखेंगे? फ्यूचर फियाट, ठीक है। फ्यूचर फियाट, ये आपका शॉर्टकट रहेगा, आप इसे याद रखेंगे, फ्यूचर फियाट, ठीक है। ये यहाँ पे आप लिख लीजिए, इसके लिए आपका जो है फ्यूचर फियाट आपका जो है की रहेगा, ठीक है, शॉर्टकट करिए। अब फ्यूचर से क्या मतलब हुआ? फ्यूचर से मेरा मतलब है फ्यूचर इवेंट, ठीक है, फ्यूचर इवेंट, ठीक है, फ्यूचर इवेंट। एफ से मेरा मतलब है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ठीक है, जो सबसे पहला पॉइंट हमने देखा, ठीक है, रिपोर्टिंग। सबसे पहला पॉइंट हमने यही देखा कि जजमेंट पे डिपेंड करता है और जजमेंट जो है वो मैनेजमेंट लेता है, ठीक है, ये फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। फिर आई का मतलब इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, आई का मतलब इन्वेस्टिगेशन। ए का मतलब आपके पास में ऑडिट प्रोसीजर, ठीक है,
ऑडिट प्रोसीजर जो हमने सेकंड पॉइंट देखा, ऑडिट प्रोसीजर जिसमें मैंने आपको कहा कि 2 पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लीगल लिमिटेशन और आपके पास में प्रैक्टिकल लिमिटेशन जो सेपरेट क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑडिट प्रोसीजर में, आपको ये 2 पॉइंट लिखने होते हैं। और टी से मेरा मतलब है टाइमलीनेस, ठीक है, टाइमलीनेस, ठीक है, टाइमलीनेस। तो टाइमलीनेस पूरे का पूरा लिखेगा, सिर्फ टाइमलीनेस नहीं, आपका पूरे का पूरा सेंटेंस आना चाहिए, टाइमलीनेस ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड डिक्रीज इन रेलिवेंस ऑफ द इन्फॉर्मेशन, ठीक है, ऐसा ही कुछ था यहाँ पे, टाइमलीनेस ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड डिक्रीज इन रेलिवेंस ऑफ इन्फॉर्मेशन, ठीक है, ये चीज़ आपके पास में, तो इस चीज़ को लिख लीजिए, आपके पास में ये की बन जाता है, ठीक है, कि फ्यूचर फियाट, फ्यूचर से फ्यूचर इवेंट, एप से मेरा मतलब है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, आई से इन्वेस्टिगेशन, ए से ऑडिट प्रोसीजर और टी से टाइमलीनेस, ठीक है, ये आपके पास में शॉर्टकट बन जाता है। 2-3 बार इस शॉर्टकट को आप जो है लिख के प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये शॉर्टकट ही आपके डायरेक्ट दिमाग में बैठ जाएगा कि इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट मतलब कि फ्यूचर फियाट और कुछ नहीं, ठीक है, लेकिन इसे लिख के प्रैक्टिस करनी होगी, ऐसे ही सिर्फ और सिर्फ रीड करते चलेंगे तो कुछ नहीं होने वाला, ठीक है, क्योंकि जब भी हम की बनाते हैं तो उसको 2-3 बार देखना ज़रूरी होता है, और 2-3 बार तो तब देखेंगे जब आपने कहीं लिख रखा होगा, ठीक है, रिवीजन करना ज़रूरी होता है, अगर आप ऐसी कोई की बना रहे हैं तो कंपलसरी इसका रिवीजन ज़रूरी होता है, एक बार में याद नहीं होता, ठीक है, तो इसका रिवीजन तो तब होगा जब आपने इसे कहीं लिख रखा होगा और उसका रिवीजन आप टाइम टू टाइम करेंगे, तब आपके पास में दिमाग में बैठ जाएगा, और फिर आप देखेंगे कॉन्फिडेंस आपके पास में आ रहा होगा, और कभी भी क्वेश्चन कोई भी पूछ ले कि इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट, तो तुरंत याद आएगा कि फ्यूचर फियाट, फ्यूचर इवेंट, एप से मेरा मतलब फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, आई से इन्वेस्टिगेशन, ए से ऑडिट प्रोसीजर और टी से टाइमलीनेस, ठीक है, तुरंत याद आ जाएगा। तो ये पॉइंट नंबर 7 आपका कंप्लीट हो जाता है। इसकी समरी यहाँ पे गिवन है, लेकिन इस समरी आपको रीड नहीं करनी, जो मैंने आपको मार्क करवाया है यहाँ पे उसे आप मार्क कर लेंगे और उस तरीके से ही रीड करेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक वर्ड को मैंने चेंज कर दिया, फ्रॉडुलेंट, आप इस फ्रॉडुलेंट वर्ड को ही यहाँ पे लिख दीजिए, इसे कैंसिल कर दीजिए, ठीक है। अच्छा चलिए, तो ये आपका पॉइंट नंबर 7 कंप्लीट हो जाता है।